नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का 88वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया ने वायुसेना दिवस परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान एयर चीफ मार्शल ने वायु योद्धाओं को सम्मानित किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इस बार एयरबेस के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई है। इस मौके पर तीनों सेना प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत के अलावा कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। वायुसेना पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने देश के वीर योद्धाओं को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए पीएम मोदी ने आज से ट्विटर पर जन आंदोलन शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना का कोई टीका नहीं बन जाता, तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कुल कार्यकाल के 20वें साल में प्रवेश करने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि देश हित और गरीबों का कल्याण हमेशा उनके लिए सर्वोपरि और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को आपके आशीर्वाद के योग, आपके प्रेम के योग बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। कोलकाता मेट्रो कॉरिडोर के लिए नई लागत को मंजूरी देने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े कोलकाता पूर्वी पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर परियोजना से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये मंजूरी पश्चिम बंगाल के लोगों के कल्याण के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत उनके स्वयंसेवक हैं, जो बिना किसी वाहवाही और लालच के लोगों के बीच अथक परिश्रम करते रहे हैं। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी दिवंगत माणिक चंद्र वाजपेयी की जन्मशती पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद वो कभी सुर्खियों में नहीं रहे। अफगान शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। एनएसए डोभाल ने अब्दुल्ला को अवगत कराया कि भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान का समर्थन करता है, जहां कोई आतंकवादी ना हो। डोभाल और अब्दुल्ला ने अफगान शांति प्रक्रिया पर व्यापक चर्चा की है। दिल्ली सरकार ने सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महानगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खुल सकेंगे। वहीं रेस्तराओं को भी 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम हेमंत सोरेन ने बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना की ये शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रवि गांधी, उप महानिरीक्षक राजेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने प्रथम चरण के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में उदित नारायण चौधरी, अनंत सिंह, भरत सिंह भी शामिल हैं। चौधरी को इमामगंज, सिंह को मोकामा और बिंदु को भभुआ से पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। भाजपा ने अपनी मांगों को लेकर राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने बताया कि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों में किसानों के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पंजाब और हरियाणा के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल डीजल का संकट बढ़ गया है। जम्मू में एचपी, बीपीएच और इंडियन ऑयल डिपो ने पंप डीलरों को सप्लाई देना बंद कर दिया है। तीनों डिपो का स्टॉक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इनमें सेना और इमरजेंसी के लिए ही तेल रिजर्व रखा जाता है। डीजीसीए ने लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई विमान सेवाओं के टिकट का पैसा रिफंड करने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 6 दिन बाद जारी की गई है। बता दें कि 25 मार्च से 24 मई के दौरान सरकार ने सभी कंपनियों की विमान सेवाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित किया हुआ था। इंडियन रेलवे द्वारा प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन को लेकर मंगाए गए आवेदन में 15 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि उन्हें 15 कंपनियों से 120 आवेदन मिले हैं। इनमें रेल मंत्रालय की कंपनी IRCTC, L&T, भेल और निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी GMR भी शामिल है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से सटे इलाकों में पराली जलाने से राजधानी की आबो हवा फिर खराब हो गई है। आंकड़ों के अनुसार आज सुबह आनंद विहार इलाके का AQI 220, पड़पड़गंज का AQI 214 और बवाना का AQI 251 है। हवा खराब होने के प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हुई। हाथरस मामले के मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर ने एसपी को पत्र लिखा है। इसमें संदीप ने दावा किया कि उसकी दोस्ती मृतका से थी।
इससे उसके परिवार वाले नाराज थे। वो 14 सितंबर को मृतका से खेत में मिला था। उस वक्त उसका भाई और मां भी साथ थी, लेकिन मृतका ने उसे वहां से भेज दिया। इसके बाद मां और भाई ने उसकी जमकर पिटाई की थी। इसी को लेकर मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। हाथरस मामले में यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि हाथरस का मामला बेहद असाधारण और सख्ते में डालने वाला है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,35,000 के पार हो गई है, जबकि इनमें से 1,05,526 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 78,524 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 971 लोगों की जान भी गई है। अभी तक कुल 58,27,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,63,00,000 के पार पहुंच गया है। इनमें से अभी तक 10,60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,74,08,000 से ज्यादा हो चुकी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में संक्रमण की दूसरी लहर परेशानी का सबब बन गई है। बर्लिन में तो 70 साल बाद पहली बार नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिमाचल सरकार ने कोरोना काल में पड़ोसी राज्यों के लिए बसें चलाने का फैसला किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंत्री विक्रम सिंह ने कहा है कि बाहरी 4 राज्यों के लिए बस सेवाएं बहाल की जा रही हैं। इसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के लिए बसें चलेंगी, लेकिन अभी दिल्ली के लिए बसों का संचालन बंद रहेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुपर 100 कार्यक्रम पर छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। खट्टर ने कहा है कि इस साल हरियाणा के 25 छात्रों को IIT में दाखिला मिला है। इसकी सफलता को देखते हुए सुपर 100 कार्यक्रम के तहत चलने वाले कोचिंग सेंटरों की संख्या में 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है। यहाँ मुफ्त पढ़ाई होगी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। गुप्तेश्वर पांडे बिहार चुनाव में बक्सर की सीट पर टिकट के लिए दावा ठोक रहे थे, लेकिन जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया है। सीएम नीतीश ने ये सीट बीजेपी के कोटे में दी है। इसके बाद बीजेपी ने बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूजीसी ने 24 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने बताया है कि इसमें संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद, गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली सहित अन्य शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव में रूस के हस्तक्षेप पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि मामले में रूस से जुड़े सभी दस्तावेजों को पूरी तरह सार्वजनिक किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप की इस घोषणा से कुछ ही घंटों पहले राष्ट्रीय खुफिया के निदेशकों ने कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को कोरोना के बारे में सूचित किया गया था कि वो बहुत ही घातक है। इसके बावजूद आज भी उनके पास इससे निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है, जबकि जो बिडेन के पास योजना है। विधान के क्षेत्र में स्वीडन की कंपनी H&M ने लॉयल्टी पर ऐलान किया है। H&M इंडिया के कंट्री मैनेजर जेन इनोला ने कहा है कि कंपनी भारत में अपना रॉयल्टी कार्यक्रम पेश करने जा रही है। इसमें H&M मेंबर बनने वाले उपभोक्ताओं को खरीदारी पर विशेष लाभ दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही पर्यटन के विभिन्न आकर्षणों से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में सरयू नदी में क्रूज बोट चलाई जाएगी। कुत्तार घाट से इसका संचालन किया जाएगा। क्रूज बोट पर एनिमेशन के जरिए रामचरितमानस और राम कथा यात्रा का भी प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा के कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर हमला किया है। हुड्डा ने कहा है कि मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसानों को हफ्ते हफ्ते इंतजार करना पड़ रहा है। मंडी में आने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्रेशन और गेट पास के नाम पर मंडी में किसानों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अब तक एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है। इसके बाद प्रशासन ने प्रदेश के सभी स्कूलों को खोल दिया है। इनमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल शामिल हैं। वहीं डिग्री कॉलेजों को तो 21 सितंबर को ही खोल दिया गया था। हालांकि लक्षद्वीप में एहतियातन के तौर पर कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया था। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के फार्मूले को अजय माकन ने बंद कर दिया है। कांग्रेस राजस्थान प्रभारी माकन ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सरकार के मंत्री जन सुनवाई नहीं करेंगे। अब उनको उस जिले में जाकर सुनवाई करना होगा जहां उन्हें प्रभारी बनाया गया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और सीएम को देंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार की याचिका पर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट ने गहलोत सरकार की अर्जी खारिज करते हुए नगर निगम चुनाव 31 अक्टूबर तक करवाने के निर्देश दिए थे। वहीं सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए चुनाव 6 माह तक टालने के लिए अर्जी लगाई थी।
जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 115 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जदयू प्रत्याशियों की सूची में एक नाम ऐसा है जिसने सबको चौंका दिया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी मंजू वर्मा को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, जो अभी जमानत पर हैं। बता दें कि मंजू वर्मा नीतीश की कैबिनेट में सामाजिक न्याय मंत्री थी। भारत और जापान के 5G प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोनों देश कई अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी साइबर सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत सहित अन्य क्षेत्रों में संयुक्त कोषों को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार पूजा स्थलों में एक साथ 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सभी को मास्क पहनकर एक दूसरे से कम 6 फुट की दूरी भी रखनी होगी। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के जागरूकता अभियान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को सिर्फ जन आंदोलन की मदद से ही हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार पहले ही मुहिम शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार ने राज्य की जनता के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अगली बार सेवा का मौका मिलने पर वो 7 निश्चय के द्वितीय चरण को लागू करेंगे। नीतीश ने कहा कि युवा शक्ति को हुनरमंद बनाएंगे, महिलाओं को सक्षम और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और निवेश समझौते को भारत की उच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता एक प्रकार का वृहद मुक्त व्यापार समझौता होगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह 27 देशों का समूह भारतीय निर्यात का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हाथरस की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि इस घटना को लेकर जो राजनेता अपनी रोटी सेक रहे हैं वे सेक नहीं पाएंगे। प्रदेश की जनता सब जानती है, जो षड्यंत्रकारी हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। जेएमएम ने लालू यादव को लेकर लग रहे आरोपों को गलत करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे, इसका फैसला उनकी पार्टी नहीं करती है। इसका फैसला जेल प्रशासन और रिम्स प्रबंधन करेगा। विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। हाथरस मामले की साजिश में कांग्रेस के शामिल होने के आरोपों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया है। श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का हलफनामा सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाना भाजपा की पुरानी आदत है। अगर वो पार्टी नेता राहुल गांधी का नाम नहीं लेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। एमएसएमई को दिए गए कर्ज पर 2% की दर से दी जाने वाली ब्याज सहायता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है। आरबीआई ने कहा है कि योजना की शर्तों में भी बदलाव किया गया है। इसके अनुसार कर्ज लौटाने में सहूलियत दी गई है। शाहीन बाग फैसले को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर हमला बोला है। समित पात्रा ने कहा है कि यह फैसला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाम दलों के षड्यंत्र को उजागर करता है। पात्रा ने दावा किया कि विपक्षी दलों ने लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया था, जो बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अराजकता के रूप में परिवर्तित हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि न्यूज चैनलों द्वारा टीआरपी के लिए उकसाने वाली खबरें नहीं दिखानी चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि जो काम पेड न्यूज और फेक न्यूज करते थे, अब वही काम टीआरपी पत्रकारिता कर रही है। राहुल गांधी ने हाथरस के मामले में परिवार से अपनी मुलाकात का वीडियो साझा किया है। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी को इस अन्याय की सच्चाई जानना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि परिवार को सरकार के शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में 150 करोड़ की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिंद के विकास की कसर आगामी 3 साल में पूरी कर लेगी। चौहान ने कहा है कि मुझे बिंद की जनता ने विशेष उपहार दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी आने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था से जुड़े जो संकेत हैं उसमें सुधार दिख रहा है। सीतारमण ने कहा है कि मेरी उद्योग प्रमुखों से बातचीत होती रहती है। उनका कहना है कि हम कोविड से पूर्व स्तर तक पहुंच गए हैं। धान खरीद पर सरकार 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी है। एमएसपी पर 156 लाख से अधिक किसानों से 738 लाख टन धान खरीदी होगी। इस साल एमएसपी में 125 लाख गांठ कपास खरीदने के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एमएसपी पर ही दलहन और तिलहन की भी खरीद की जा रही है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराकर रोमांचक जीत हासिल की है। इसके साथ ही 5 मैचों में तीसरी जीत के साथ कोलकाता की टीम अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम 167 रन पर आउट हो गई। जवाब में चेन्नई की टीम 5 विकेट पर 157 रन ही बना पाई। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच 22वां मुकाबला खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 2 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पंजाब ने अभी तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें 1 में जीत तो 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।